डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 18 लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस का। चैप्टर क्रिस्टलोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 4। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। और अभी तक हम जो है पढ़ते आए हैं क्रिस्टल के बारे में, उनकी सिमेट्री, उनकी ज्योमेट्री के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स में आखिरकार कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिबिट अ पीरियोडिक crystal structure. The atoms position of atoms or the molecule occur on repeating fixed distance determined by the unit cell parameters. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको अच्छी तरह पता होगा कि क्रिस्टल हमारे पास जो है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल या 2 डायमेंशनल या किसी भी डायमेंशनल में जो क्रिस्टल बनता है वो किस तरह बनता है कि यूनिट सेल की जो है रिपीटिशन से और जो है हम कह सकते हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस पे और बार बार अपनी पीरियोडिक रिपीटिशन की वजह से जिसमें वो अपने सारे पैरामीटर्स को रिपीट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल इन मोस्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो जैसे हम जितने भी मतलब लॉज वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक जो है उसको हम कहते हैं आइडियल सिचुएशन। ठीक है जी, एक हमारे पास आइडियल सिचुएशन होती है और दूसरी जो है वो रियल सिचुएशन होती है। ठीक है, जैसे कि आइडियल गैसेस हो गई हैं, रियल गैसेस हो गई हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह हमारे पास जिस तरह हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन के मुताबिक कि क्रिस्टल अगर अपने आप को पीरियोडिकली यूनिट से रिपीट कर रहा है, परफेक्ट क्रिस्टल बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। ठीक है जी, आइडियल क्रिस्टल इसको हम कहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कहें रियल क्रिस्टल की बात करें, तो रियल क्रिस्टल जो है वो एक्चुअल क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा या नॉन आइडियल क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन किसी भी चीज़ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो the regular pattern are interrupted by the crystal defects. The equilibrium structure at any temperature other than 0 Kelvin will have some disorder or the imperfection. ठीक है, so जब हमारे पास 0 डिग्री केल्विन हो या फिर -2 जो है 276 डिग्री सेंटीग्रेड, सो उस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल है या जो है वो आइडियल क्रिस्टल हो सकता है, लेकिन हम इतना लो टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। और यही वजह है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे भी इवन जो कि 0 केल्विन ना हो, तो हमारे पास क्रिस्टल में हमेशा इम्परफेक्शन होती है या कुछ ना कुछ हद तक डिसऑर्डर ज़रूर मौजूद होता है। सो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज अ थर्मोडाइनेमिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, सो यानी कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर की सिचुएशन होगी, टेम्परेचर तो हर हालत में मौजूद होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ही, और टेम्परेचर की मौजूदगी में हमारे पास जो है वो वाइब्रेशनल मोशन ज़रूर होगी सॉलिड में। सो एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन जो है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में होगी, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी कि जो एक्चुअल आइडियल क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री होती है उसमें आपको कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन नजर आएगी। और अब फिर आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस टाइप की हमारे पास इम्परफेक्शन हो सकती है, उसको हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। सो क्रिस्टल के डिफेक्ट को हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा में कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 2 डिवीजन जो है इस लेवल पे काफ़ी हैं। सो एक को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है जी, और दूसरे को हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, आइए ज़रा देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट आर डिफेक्ट दैट अगर ओनली एट और अराउंड अ सिंगल लेटिस पॉइंट। ठीक है, सो हमारे पास जैसे कि एक लेटिस होती है, कोई भी लेटिस है, कोई भी सिस्टम हो, यानी कोई भी यूनिट सेल हो, उसकी लेटिस में जब हमारे पास इम्परफेक्शन होती है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एटम या आयन या मॉलिक्यूल में वो अपनी जगह पे मौजूद ना हो, यहाँ वैकेंसी हो या एक्स्ट्रा एटम आयन मौजूद हो, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। एटम इन अ सॉलिड possess vibrational energy. Some atom have sufficiently energy to break the bond which hold them in equilibrium position. Hence, one atom are free
दे गिव राइज टू द पॉइंट इफेक्ट। तो पॉइंट इफेक्ट किस वजह से होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास टेम्परेचर हर हालत में मौजूद होता है और बॉन्ड्स में वाइब्रेशन भी होती है, और एज ए रिजल्ट बॉन्ड में वाइब्रेशन की वजह से एटम्स जो है वो इस हद तक वाइब्रेट कर लेते हैं बाज़ औक़ात कि वो कुछ बॉन्ड्स जो है वो अपने मतलब अपनी जगह को छोड़ दें, कहीं और चले जाएं, या कोई भी रीज़न हो सकता है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो यानी कि लेटस के जो हमारे पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट सिर्फ मतलब एक दो पॉइंट्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, उनमें इम्परफेक्शन हो, वो अपने रेगुलर ऑर्डर में मौजूद ना हो, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम सिंपली कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट क्या है? लाइन डिफेक्ट जो है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा, एक कंप्लीट रो, एक कंप्लीट लाइन में आपको इम्परफेक्शन नजर आएगी इसमें। तो देखिए जरा, लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज आर द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट। वहां सिर्फ एक पॉइंट था, ठीक है, एटमाइन या मॉलिक्यूल था, जबकि यहाँ पूरी की पूरी रो हुई जो है आपको इम्परफेक्ट तरीके से नजर आएगी, उसमें आपको रेगुलरिटी नजर नहीं आएगी। So interatomic bonds are significantly distorted in the immediate vicinity of the dissociation line. तो dissociation affect the mechanical properties। ठीक है, तो आपको ये dissociation जो है वो imperfection जो है वो थ्रू आउट रो या लाइन में नजर आएगी। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट जो है वो क्रिस्टल के मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे पड़ता है, ठीक है। और इसकी मिसाल हम यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे जब हम एक क्लास में चेयर्स की अरेंजमेंट करते हैं, तो क्लास में चेयर की अरेंजमेंट जो है उसकी तरतीब किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि फ्रंट की रो किस तरह है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात अगर केयरफुल ना हो, तो रो जो है ना, एक रो जो है ना ऐसे टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी-टेढ़ी बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ यही हिसाब है कि रो में पूरा ये कि पिछली रो अगली को फॉलो करेगी, फिर उससे पिछली जो है वो उससे अगली को फॉलो करेगी। तो यही इम्परफेक्शन जो है वो आगे-आगे जाती जाएगी और आपको इस तरह का कुछ डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि जो क्रिस्टल होता है, जैसे कि आपने मतलब जब भी क्रिस्टल बनने का प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि जितना ये स्लोअर होगा उतना ही क्रिस्टल ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेंगे, ज़्यादा तरतीब से बनेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जब हो रही होती है तो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स को जो है मौका मिल रहा होता है, या वो क्या कर रहे होते हैं कि एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, एक खास लेटेस्ट पॉइंट को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। तो जितना उनको आराम-आराम से मौका मिलेगा, स्लोली-स्लोली उनको मौका मिलेगा कि वो करीब आते जाएँ, उतना ही वो हाईली ऑर्डर तरीके से करीब आएँगे, ठीक है। लेकिन जितना ही ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होगा, तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उतनी ज़्यादा वो जो है जल्दी-जल्दी आएँगे एटम, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, और उतनी ही ज़्यादा जो है वो तरतीब में बेतरतीबी होगी। ठीक है जी। सो इसकी मिसाल हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग जब फर्स्ट ईयर में या फिर बीएस के मुख्तलिफ उसमें जब आप टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको टीचर कहता है कि जो है आप बहुत स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएं। तो इसका मकसद क्या होता है कि वो जो जो भी प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है, उसको आप मौका दें, आराम से वो होता रहे। प्रेसिपिटेशन की तो मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, वैसे हम तो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना उनका लेकिन प्रेसिपिटेशन भी क्या होती है कि जब मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको वो सॉलिड मास की तरह नजर आता है। तो जितना वो प्रोसेस स्लो होगा, उतना ही वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ही ज़्यादा तरतीब होगी क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। तो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन जितने स्लो तरीके से करेंगे, उतना ही क्रिस्टल परफेक्ट होगा, और जितनी वो जल्दी होगी उतना ही क्रिस्टल में डिफेक्ट ज़्यादा होगा। तो चले अब मज़ीद हम जो है लाइन डिफेक्ट को छोड़ते हैं, ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट इफेक्ट। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को हम अब आगे लेके चलेंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट इफेक्ट जो है फर्दर हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड जो है हमारे पास टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो जो अब इनकी फर्दर टाइप्स को देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है,
ठीक है। और दूसरे आयोनिक क्रिस्टल में, आयोनिक क्रिस्टल का क्या मतलब है कि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो। और ये कौन से क्रिस्टल होंगे, कोई भी आयन या क्रिस्टल, चाहे वो मॉलिक्यूलर है, चाहे वो कोवेलेंट है, चाहे वो मेटेलिक है, लेकिन वो आयोनिक नहीं है, तो वो सारे के सारे नॉन आयोनिक क्रिस्टल की कैटेगरी में आएंगे। तो फर्दर इनको हम दो जो है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। आयोनिक क्रिस्टल डिफेक्ट जो है इनको फर्दर फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं और ये बहुत ज्यादा फेमस टाइप्स हैं। ठीक है। मेनली बुक्स में जब डिफेक्ट्स की बात होती है सिर्फ इन दोनों को डिस्कस किया हुआ होता है। एक को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरी जो है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड है। एक जो है वो एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट है, दूसरा एक्स्ट्रा कैटाइन डिफेक्ट है। और जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। तो इन सारी टाइप्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे, इनकी डिटेल को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। आपको सिर्फ इतना बता दूं, स्टोइकियोमेट्री के बारे में आपको पता होगा क्या है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें एक खास रेशो हो, यानी जब आपके पास जो भी कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल है, जो भी चीज़ है, उसमें एक खास आपको जो है वो होल नंबर रेशो नज़र आए और वो मल्टीपल हो n का। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो कौन से होंगे, इन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। सो ये वो होते हैं जिनमें आपको स्टोइकियोमेट्री नज़र नहीं आती, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मल्टीपल एन नहीं होते, वो रेशो आपको नज़र नहीं आएगी। तो डिटेल से हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना आपका कंसेप्ट है स्टोइकियोमेट्री का, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये स्टोइकियोमेट्रिक वो हैं जिनमें आपको एक होल नंबर रेशो नज़र आती है और एक खास तरतीब पैटर्न जैसे कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में होता है। ठीक है। वो चीज़ आपको नज़र आएगी। चले आगे चलते हैं। पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिटेल से देखते हैं। चलें जी। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप वो है कि जो नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है। और दूसरी टाइप जो है वो आयोनिक क्रिस्टल्स में पाई जाती है। ठीक है। चलें सो बारी बारी इसको देखते हैं। तो पहली जो हमारे पास टाइप है नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स में। ठीक है। उसका क्या नाम था जी, यहाँ से भी देख लें आप इसको जी। हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी पीछे चले जाओ। हाँ, ये देखिए हमारे पास कोई भी जो है एक कोई भी क्रिस्टल सरफेस है, ठीक है जी। तो किस तरह है कि वो नॉन आयोनिक है। नॉन आयोनिक का क्या मतलब, चाहे वो मॉलिक्यूलर है, कोवेलेंट है या मेटेलिक है। ठीक है। सो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है वैकेंसी, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं कहीं से भी किसी भी पॉइंट से मिस होंगे। ठीक है ना। यानी कि आप कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल या एटम या जो भी चीज़ है वो वहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है। मिसिंग एटम होगा इसमें, इसके लेटस में कुछ पॉइंट्स जो है वो मिसिंग होंगे। तो इस वजह से इस डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो भी लेटेस्ट पॉइंट है तो उन लेटेस्ट पॉइंट में, जैसे कि इसका नाम भी पॉइंट डिफेक्ट्स है, तो किसी भी लेटेस्ट पॉइंट में से कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो गायब होते हैं, वो मिसिंग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी देख लें कि एटम मिसिंग फ्रॉम द एटॉमिक साइड, किसी भी साइड से वो मिसिंग होंगे। अकर ड्यू टू द इम्परफेक्ट पैकिंग ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो डिफेक्ट है क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन जितना स्लो प्रोसेस होगा उतना ही वो परफेक्ट होगा, उतने ही अच्छी तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिलिंग होगी। लेकिन जितना वो जल्दी जल्दी होगा, रैपिडली होगा, इम्परफेक्शन होगी उसमें। ठीक है। सो पैकिंग के दौरान जो है ऑर्डर नहीं होगा, कहीं पे ऐसे पॉइंट्स होंगे, वेकेंट पॉइंट जो है वो खाली रह जाएंगी जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है। तो अगर आप देखें कि अगर जाहिर बात है आपको क्लियरली नजर आए कि यहाँ वेकेंट पॉइंट है, खाली जगह है,
ठीक है। तो अगर ये क्रिस्टल बिल्कुल परफेक्ट होता, आइडियल होता, इसमें कोई भी खाली जगह ना होती, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती, लेकिन अब तो क्या है, इसमें वैकेंट स्पेसेस हैं। तो इस वैकेंट स्पेस की वजह से, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट आइटम्स हैं वो कुछ-कुछ जगहों से खाली हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो नंबर ऑफ द वैकेंसी डिफेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा कि ये आपको वैकेंट पॉइंट इसमें ज़्यादा नज़र आएँगे, और जो हम कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास नॉन आयोनिक क्रिस्टल की दूसरी टाइप है। इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा जी, अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, इसको देखें। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग नहीं होती, बल्कि अगर आप देखें कि जो कुछ इंटरस्टिशियल पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये खाली जगह है, ठीक है? उसमें आपको अ मतलब एक तो ख़ास तरतीब है ना, इस तरतीब के अलावा कुछ जो इंटरस्टिशियल खाली जगह है, वहाँ पे आपको एडिशनली एटम जो है वो फ़िल होते हुए नज़र आएँगे, यानी कि जो अपनी ख़ास पोज़ीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जगह पे मौजूद है, किसी भी इंटरस्टिशियल को वो फ़िल कर रहे हैं। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है? कोई भी खाली वेकेंट जगह या पॉइंट या सुराख हम कह सकते हैं, या पोर्स हम कह सकते हैं। सो एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एटम, ठीक है? ये अभी एटम कौन से हैं? ये जो है एटम एक्स्ट्रा एटम है। इनकी कोई भी जगह नहीं थी लेटस में, लेकिन ये इजाफी इंटरस्टाइसिस में इजाफी तौर पर आए हैं। विद इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी, ठीक है। तो जाहिर बात है कि एक लेटस में जितने फिक्स पॉइंट थे, उससे जब इजाफी कोई एटम आएगा, तो एज अ रिजल्ट इस क्रिस्टल, ये जो आपके पास क्रिस्टल बन रहा है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें एटम इजाफी है। पिछले वाले में क्या था? एटम्स कम थे तो डेंसिटी कम थी, यहाँ एटम ज़्यादा है तो फिर यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से इसका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, काजेज एटॉमिक डिस्टॉर्शन, ठीक है जी, ज़ाहिर बात है एटॉमिक एटम्स में आपको डिस्टॉर्शन नज़र आएगी। Now vacancy and interstitial are inverse phenomena। तो जाहिर बात है कि वैकेंसी में क्या था, हमारे पास वैकेंट स्पेसेस क्रिएट हो रही थी, डेंसिटी कम हो रही थी, और यहाँ पे इजाफी पॉइंट्स पे आपके पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। चलिए जी, अब नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं, यानी हमारे नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स तो हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोनिक क्रिस्टल की। अब आयोनिक क्रिस्टल मतलब ये जो हमने अभी दो टाइप्स पढ़ी है ना, जो एक क्या थी, वैकेंसी, और दूसरी इंटरस्टिशियल। अगर यही चीज़ आप आयोनिक क्रिस्टल पे अप्लाई करें तो सिर्फ इनके नाम चेंज हो जाएंगे, वरना फिनोमिना बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी हमारे पास वैकेंसी टाइप होगी, ठीक है, और उसी तरह हमारे पास जो है वो इंटरस्टिशियल टाइप होगी। तो पहली टाइप हम पढ़ते हैं आयोनिक क्रिस्टल में जो डिफेक्ट की है, इसको हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? सिंपली कि हमारे पास अगर हम इसको देखें, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एनाइन है, ये बड़े वाला, ठीक है, ग्रे कलर में जो है ये हमारा एनाइन है, और ये जो ब्लू वाला है इसको हम कैटाइन कहेंगे। कैटाइन का साइज जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो क्या होता है कि इंटरस्टाइसिस या छोटे-छोटे पोर्स या स्पेसेस तो मौजूद होंगी, तो हमारे कुछ कैटाइन जो है वो अपनी जगह छोड़कर, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है कि वो अपनी जगह छोड़कर, यानी इज़ाफ़ी कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि इन्हीं लेटेस में मौजूद कुछ एटम्स हाई एनर्जी पे जाते हैं, और आयन सॉरी हाई एनर्जी पे जाते हैं कैटाइन, और किसी इंटरस्टाइस में जाकर वो फिट हो जाते हैं। जब इस तरह वो करते हैं तो जाहिर बात है कि पीछे वो एक वैकेंसी छोड़ देते हैं, यानी कि खाली स्पेस बच जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, सो कैटाइन विच आर स्मॉलर गेट डिस्प्लेस टू द इंटरस्टिशियल वॉइड्स। कैटाइन जो कि स्माइल, जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, वो इंटरस्टाइस में चले जाते हैं, और पीछे एक वैकेंसी रह जाती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल एटम, हमारे पास क्या बनता है? इंटरस्टिशियल एटम भी बनता है, और साथ में वैकेंसी भी जो है वो इसमें क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो नो चेंज इन द डेंसिटी। अब होता क्या है इसमें कि कंस्टिट्यूएंट एटम आयन जो था वो लेटेस में ऑलरेडी मौजूद था, उसने सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज की है, इस वजह से डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप फिनोमिना देखें, फिनोमिना पिछले वालों की तरह ही है, लेकिन पिछले में क्या था कि जहाँ वहाँ जब वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो बिल्कुल लेटेस को छोड़ के चला जाता था, जबकि ये इंटरस्टाइस में ही मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? सिल्वर आयोडाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, और भी इसकी कुछ एग्जांपल हैं, ये भी आप देख लें। जिंक सल्फाइड है, और सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है, और सिल्वर ब्रोमाइड भी है, ठीक है। चले जी, फ्रेंकल डिफेक्ट को थोड़ा सा मजीद डिटेल से देखते हैं। असल में हमने इसको जो है वो एक इक्वेशन डिराइव करनी है, क्योंकि
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वेशन हम इस पे डिराइव करेंगे। चलिए जी, सो इसको देखें। अगेन थ्योरी वही है, उसी तरह की सारी बातें की गई हैं कि इन दिस केस an ion is misplaced from the equilibrium position and occupies a metastable position in the interstice of a lattice, giving a interstitial ion and a vacant position or lattice vacancy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंस्टिट्यूएंट एटम जो है वो, या आयन सॉरी कैटायन जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ के वैकेंसी क्रिएट करता है और किसी इंटरस्टाइस में चला जाता है। Such defect is called the Frankel defect. In this defect, the size of cation is smaller than size of anion। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि कैटायन का साइज बहुत छोटा है और एनाइन का बहुत बड़ा। ठीक है, सो that's why thus cation leaves the normal position and enters into the interstice। ठीक है, तो the Frankel defect may be regarded as the chemical reversible process and can be रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब अगर हम एक इक्वेशन डिराइव करना चाहें और हम कहें कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है एक रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस है, जिसको हम इस इक्वेशन से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आइंस ऑक्यूपाइंग द नॉर्मल और द लेटेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो अब हम वो यानी कि वो नंबर ऑफ आइंस है जिनको हम जो कि नॉर्मल पोजीशन को ऑक्यूपाई करें, तो हम उनको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, अब यह है कि वेकेंट लेटेस्ट जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब पी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि हमारे जो खाली जगह है वो कितनी मौजूद है। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि आइंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब ये खाली इंटरस्टिशियल पोजीशन जो है उसमें कितने आइंस इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसको हम एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो वेकेंट पोजीशन है हमारे पास, इसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एन आई है, ठीक है, इसको हम एन नॉट के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि जितनी हमारे पास इंटरस्टिशियल पोजीशन है जिनको ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इन वैकेंट पोजीशन के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह बनती है कि P प्लस पी आई, ठीक है, इज इक्वल टू एन आई प्लस एन नॉट। अब हमने क्या किया है, हम कहते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल हैं, सो हम अब नेक्स्ट इक्वेशन में इनको इक्वल कर देते हैं, ये एन आई प्लस एन आई। ठीक है, अब इक्वेशन की इस साइड पे देखते हैं। ये तो हमारे पास जब स्टार्ट का टाइम था उस वक्त, ठीक है, लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाता है, इक्विलिब्रियम टाइम अचीव हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे हम कहते हैं ना कि टाइम टी गुजरने के बाद, एट टाइम टी, ठीक है, तो टाइम टी गुजरने के बाद क्या होगा, अब ज़ाहिरी बात है कि जितने हमारे पास आयन जो कि नॉर्मल पोजीशन पे मौजूद है उनका नंबर कम हो जाएगा जी। कितना कम होगा, इनका नंबर इतना कम होगा जितने के वैकेंट पोजीशन पे आयन मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, P माइनस एन नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास P के नंबर में कमी आई गई। कितनी कमी आई है, फॉर एग्जाम्पल पहले अगर 10 थे तो 10 में से 2 जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में चले गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 10 माइनस 2। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है वो है P माइनस एन आई। पी आई माइनस एन आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैकेंट लेटेस्ट पोजीशन जो हमारे पास टोटल थी, टोटल वैकेंट पोजीशन माइनस, इसमें से हम क्या माइनस करें कि आइंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल पोजीशन, जितने आइंस इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले इंटरस्टिशियल पोजीशन जो थी वो फॉर एग्जांपल हम कह ले के 5 थी। ठीक है, अब इसमें से 3 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है, तो बच कितनी जाएंगी, 2। मतलब हम जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अब हमने इसका नंबर मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा, दोनों की रेशो। तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या हम करते हैं कि ऊपर प्रोडक्ट, जैसे कि ये है, अगर मैं इस साइड पे लिख लूँ, हाँ जी यहाँ लिख लेती हूँ, एन आई इंटू एन आई, ये हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट हो गए हैं, और नीचे रिएक्टेंट पे हमारे पास क्या आ रहा था कि पी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे P माइनस एन नॉट एंड पी आई माइनस एन आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एडिशनल पॉइंट करेंगे, हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इंटरस्टिशियल पोजीशन, यानी कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जा रहे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा कम है, जबकि लेटेस्ट तो हमारे पास हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेटेस्ट हमारे पास ज्यादा है, उसका नंबर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लें कि हमारे पास 100 जो है लेटेस्ट पोजीशन है, और इसमें से सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट आयन जो है वो कहाँ गया है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 100 माइनस 1।
तो 100 - 1 हम कह सकते हैं कि जो 1 है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ये क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके बन जाएगी Ni इंटू Ni डिवाइडेड बाय P इंटू Pi, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में इनका नंबर था तो बहुत ज्यादा कम था, तो इस वजह से हम इस कम नंबर को निगलेक्ट करें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अच्छा, अब फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए Ni का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय P इंटू Pi स्क्वायर, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ रिमूविंग, बल्कि हम यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया गया है कि ये हमारे पास बराबर था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करना चाहें, सॉरी ये 2 यहाँ नहीं है, तो हमारे पास ये जो फाइनल शक्ल है वो इसकी कुछ यूँ आएगी कि Ni स्क्वायर जो है वो इसको इसी साइड पे रहने दें और बाकी टर्म्स को जो है हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास Pi ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम कहते हैं कि इफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू द इंटरस्टिशियल पोजीशन रिक्वायर्स एनर्जी NEI, ठीक है। अब हम जाहिर बात है कि मैंने जैसे आपको बताया था, अगर 0 डिग्री केल्विन है तो हर चीज़ परफेक्ट हालत में होगी, लेकिन टेम्परेचर जाहिर बात है 0 होता नहीं है, 0 केल्विन नहीं है तो हाई होगा, तो जाहिर बात है एक आयन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इंटरस्टिशियल पोजीशन तक ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी को जो है फिर हम इस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगली इक्वेशन से, लेकिन अगली इक्वेशन में पहले हम एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। K इज इक्वल टू, हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इक्वेशन से आया है, K इज इक्वल टू e की पावर माइनस EI डिवाइडेड बाय RT, ठीक है जी। ये ऑलरेडी डिराइव शुदा इक्वेशन है, तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, इस इक्वेशन नंबर 3 में हम K की वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Ni का स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ वैल्यू क्या थी K की जगह हम क्या लिखेंगे, K की जगह हम लिखेंगे माइनस EI डिवाइडेड बाय RT, ठीक है जी, ये हो गया है। और बाकी फिर क्या था इस इक्वेशन में, बाकी फिर था P इंटू Pi, सो P इंटू Pi। चलिए जी, हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम किसी भी अब इक्वेशन नंबर 4 का आई थिंक नाम दे देंगे। तो नेक्स्ट अब आप देखें कि ये स्क्वायर रूट है, अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे दोनों साइडों से, तो जैसे ये है कि इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे हम और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, जिससे आप इंटरस्टिशियल पोजीशन में जितना भी नंबर है उनका उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल डिफेक्ट है, उसकी दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, पहले ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास जो फ्रेंकेल डिफेक्ट था, उसमें अगर आपने एक बात नोट की हो, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कैटाइन का जिक्र किया था कि कैटाइन मिसिंग होता है अपनी पोजीशन से और वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, जबकि शॉर्ट डिफेक्ट में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ एनाइन एंड कैटाइन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक कैटाइन भी मिस होगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक एनाइन भी मिस होगा, साथ में एक कैटाइन भी मिस होगा किसी भी पोजीशन, जैसे यहाँ पे है एक कैटाइन भी मिस है और एक एनाइन, दोनों ही मिस है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा एनाइन था तो वो यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ पे हमारा जो कैटाइन था वो भी मौजूद नहीं, तो यहाँ भी वैकेंसी मौजूद है, यहाँ पे भी वैकेंसी है, देखें इधर भी वैकेंसी है और इस पॉइंट पे भी हमारी वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज मौजूद हैं। यानी कि हमेशा ये जो डिफेक्ट है आपको किस तरह नजर आएगा कि यहाँ पे वैकेंसी होगी, वैकेंसी हमेशा पेयर की फॉर्म में होगी, एक कैटाइन और एनाइन दोनों ही मिसिंग होंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द नंबर ऑफ द मिसिंग कैटाइन एंड एनाइन आर इक्वल, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है चार्जेस वो बैलेंस होते हैं। इस तरह के एक कैटाइन अगर मिस है तो साथ में एक एनाइन भी मिस है, तो पीछे जो बच जाने वाले हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का नंबर जो है वो इक्वल होता है। और जो पिछला हमने फ्रैंकल पढ़ा था उसमें भी कमी नहीं आती, क्योंकि कैटाइन अगर अपनी जगह से मिस है, कम अज कम वो बाहर नहीं जा रहा, वो लेटस के अंदर ही मतलब वो उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, इंटरस्टाइसिस के अंदर। चलें, सो अब होता क्या है, इट आल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल किस तरह इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा कैटाइन और पूरा एनाइन यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब रिमूव होके वो कहाँ जाता है, ये हम अगले उस पे पढ़ेंगे स्लाइड पे कि किस तरह हम उसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जैसे हमने पीछे फ्रैंकल की थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही होती है के कैटाइन और एनाइन जो है पूरा यहाँ से मिसिंग है, और यहाँ से मिस मतलब जहाँ से जाने के बाद वो कहीं और चला जाता है जी। वो कहाँ जाता है, वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो चला जाता है, क्रिस्टल लेटस से उसकी कमी आ जाती है। इस वजह से क्रिस्टल लेटस में या क्रिस्टल की डेंसिटी कम होती है। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में वो सेम रहती है। एग्जाम्पल इसकी आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम फ्लोराइड है, इस तरह ये और भी दिए हुए हैं। पोटाशियम सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड भी इसमें आता है, और आई थिंक और कौन से हैं ये, इनके नाम गलती से कट चुके हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। शॉर्ट के डिफेक्ट की इक्वेशन अब हम डिराइव करेंगे। सो यहाँ फिर से हम कुछ अज्यूम करेंगे, क्या हम कहेंगे कि इन दिस केस द कैटाइन एनाइन लीव्स देयर नॉर्मल लेटिस पोजीशन एंड आर एडसॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। इन्होंने क्रिस्टल लेटिस को तो छोड़ दिया, लेकिन या तो वो बिल्कुल क्रिस्टल से ही चले गए हैं, ठीक है, या तो उसकी सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए। बहरहाल अब वो क्रिस्टल लेटिस का हिस्सा नहीं है। सो कैटाइन एनाइन वैकेंसी आर क्रिएटेड इन देयर नॉर्मल पोजिशन विच आर इन इक्वल नंबर, ठीक है। तो जाहिर बात है कि हमारा जो क्रिस्टल लेटिस है उसमें कैटाइन एनाइन दोनों की वैकेंसी प्रोड्यूस होंगी और उनका नंबर भी इक्वल होगा। तो Schottky defect can be derived by assuming that the cation and anion are removed from the normal lattice position to the hypothetical site on the surface to form the two vacancy in the lattice point, ठीक है। तो इसमें हम क्या assume करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा एक जो एक एनाइन था, ठीक है, एक एनाइन और एक कैटाइन, दोनों एनाइन और कैटाइन दोनों ही क्रिस्टल लेटिस से रिमूव होकर किसी हाइपोथेटिकल पोजीशन जैसे कि क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर वहां चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब पीछे क्या होगा, पीछे दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। और जाहिर बात है कि ये जो आइंस है आगे जाकर वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो फिर से अब इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम देखेंगे कि कैटाइन एंड एनाइन ऑक्यूपाइंग द नॉर्मल लेटिस पोजीशन, तो इनका नंबर हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब हाइपोथेटिकल साइड्स ऑन द क्रिस्टल सरफेस, ठीक है, क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर जो हाइपोथेटिकल साइड है, टोटल नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल साइड, उनको पीएस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास है कि कैटाइन एंड एनाइन लेटिस वैकेंसी की कितनी उनकी वैकेंसी क्रिएट होती हैं, ठीक है। आइंस पेयर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस, और कितना नंबर है जो कि आगे जाकर एड्सॉर्ब हो जाएगा उस आयन की सरफेस के ऊपर। सो अब हम अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन की तरफ आए तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह होगी, जैसे कि पिछले इक्वेशन में हम स्टेप से गुजरे थे, उसी तरह के स्टेप से आप गुजरने के बाद अब देखेंगे हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे क्या आता है। ये देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम इसको लिख सकते हैं P माइनस P नॉट, ठीक है, कि कितने कैटाइन और एनाइन की वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई है। जाहिर बात है जितनी प्रोड्यूस हुई होंगी तो उतनी ही हमारे टोटल लेटिस पॉइंट में कमी आएगी। अब पीछे टोटल कैटाइन एनाइन नॉर्मल लेटिस पॉइंट कितने रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलें, और अब देखते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है K इज इक्वल टू एन नॉट इंटू पी एस डिवाइडेड बाय P माइनस P नॉट इंटू पी एस, ठीक है जी। सो इन द क्रिस्टल
is nearly ideal, then a very less number of the ions will go to the surface. Then the equation number 1 become 2 in which NO is removed from the denominator. जैसे मैंने पिछले इक्वेशन में कहा था कि अगर हम हमारे पास आइडियल कंडीशन के बराबर हो तो चूंकि एन नॉट का नंबर बहुत कम है और वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में भी है, तो इस वजह से हम इसको 0 एज्यूम कर सकते हैं. तो हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होके कुछ इस तरह हो जाएगी, k इज इक्वल टू एन नॉट इंटू पी एस डिवाइडेड बाई पी इंटू पी एस. ठीक है, सो पी एस और पी एस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और पीछे जो हमारे पास टर्म है वो बच जाएगी के इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय पी. फिर से हम जो है वो एनर्जी की वैल्यू इसमें डालेंगे. इफ ई नॉट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द कैटाइन एनाइन वैकेंसी, देन जो हमारे पास बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन कांस्टेंट है के की ये वैल्यू है. तो अगर हम अपनी इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें पहले, ठीक है, इस इक्वेशन को हम किस तरह रीअरेंज करेंगे जी, हम इसमें लिखेंगे कि एन नॉट यानी कि शॉर्ट के डिफेक्ट का नंबर कितने के बराबर होगा, के इंटू पी के बराबर होगा. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है. अब इस इक्वेशन में हम के की वैल्यू इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो एन नॉट इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के मुताबिक ई की पावर माइनस जो है वो ई नॉट और आर टी, ठीक है, और इनटू पी के बराबर है. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है. चलें, जब हम ये डिफेक्ट हमारे खत्म हो गए हैं एक टाइप. नेक्स्ट टाइप जो है वो है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट. क्योंकि हमने नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स को भी पढ़ना है तो इन डिफेक्ट्स को जो है मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी. सिर्फ आपको तरतीब से दिखाने के लिए मैंने स्लाइड डाल दी कि नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. फिर इसकी फर्दर 2 टाइप हैं, एक्स्ट्रा कैटाइन डिफेक्ट एंड एनाइन डिफेक्ट. चलो, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टाइप की तरफ जो कि है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इजी है. इसमें जो है हमारे पास यूजुअली ये मेटल्स में होते हैं, मेटल्स में, ठीक है. और इस टाइप की वजह से हमारे पास जो है यूजुअली एलॉयज भी बनते हैं, हम बल्कि बनाते हैं इस तरह के टाइप्स को. होते क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट? दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन एटम्स और आयंस इन द रेगुलर लेटिस ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट्स. ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ फॉरेन एटम या पार्टिकल जो भी हैं, एटमाइन या मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं लेटस के अंदर जानबूझकर या फिर वो खुद ही नेचुरली हो रहे होते हैं. तो इस तरह के जो डिफेक्ट है इसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं. अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी. सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी क्या होती है कि व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर नॉर्मल लेटिस पार्टिकल, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन पार्टिकल. ठीक है, आगे मैं डायग्राम से इसको ज़्यादा अच्छी तरह आपको बता सकूंगी. और नेक्स्ट टाइप जो है वो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज हैं. ये वो इम्प्योरिटीज हैं व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन द वैकेंट इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी. तो डायग्राम की तरफ चलते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. तो पहले हमारे पास क्या टाइप है, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी. तो ये देखिए सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल के ऊपर. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड की लेटेस है. अब उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो उसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी साथ में ऐड कर देते हैं. दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल. फॉर एग्जांपल इफ molten sodium chloride in molten sodium chloride strontium chloride is present, then some of the sodium are occupied by the strontium. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मॉल्टन हालत में है, तो उसमें हम साथ में क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी हम जो है वो सीजियम क्लोराइड की भी सोडियम क्लोराइड के साथ हम सीजियम क्लोराइड जो है वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. अच्छा, अब स्ट्रक्चर तो अब अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है कि तकरीबन बराबर ही है, यानी कि स्ट्रॉन्शियम है तो साइज में थोड़ा बड़ा, लेकिन क्या है कि वो कुछ सोडियम एटम्स को जो है आयंस को रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि वो भी कैटाइन है, ये भी कैटाइन है, तो कुछ सोडियम जो है वो इसमें से रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है, सो जितने हमारे पास जो है वैकेंट पोजीशन बनेगी उतने ही नए स्ट्रॉन्शियम आयंस आएंगे. सो स्ट्रॉन्शियम रिप्लेसेस द 2 सोडियम आयन, वन ऑफ द साइड इज ऑक्यूपाइड एंड अदर रिमेन वैकेंट. इसका क्या मतलब है, हालांकि यहाँ से इसने 2 सोडियम रिमूव किए, एक यहाँ से रिमूव किया है और एक यहाँ से रिमूव किया, लेकिन इसकी जगह पर सिर्फ एक स्ट्रॉन्शियम ऐड हुआ है. ठीक है,
ज़ाहिर बात है क्योंकि चार्ज को भी तो बैलेंस करना है, तो इस वजह से एक वैकेंट पोजीशन हमारे पास क्रिएट हुई। बहरहाल सब्स्टिट्यूशन सिंपली क्या है कि जब हमारे पास कंस्टिट्यूएंट एटम एक रिमूव हो जाए और इसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, उसको सब्स्टिट्यूट कर ले, उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप जो है उसको देखते हैं। उसमें इस टाइप को जो है कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट की दूसरी टाइप है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर बिल्कुल वही काम करें सोडियम क्लोराइड के साथ, जी हमने लिथियम क्लोराइड को अब इस बार मॉल्टन स्टेट में मतलब इकट्ठे कर लिया, थोड़ी सी लिथियम क्लोराइड की क्वांटिटी, बाकी सारा सोडियम क्लोराइड है। तो अब क्या होगा, अब लिथियम का अगर आप साइज देखें, लिथियम का साइज जो है वो छोटा है, वो सोडियम को रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि इस लेटस में जहां जहां पे भी इंटरस्टाइस मौजूद है, यानी कि स्पेसेस, वेकेंट स्पेस, छोटी छोटी जो पोर्स मौजूद हैं, तो उनको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। अब होता क्या है, सोडियम सारे अपनी जगह पे मौजूद है, अपने लेटेस्ट पॉइंट में, लेकिन लिथियम इजाफी तौर पे आ रहा है। एज अ रिजल्ट इसकी जो हमारे पास ये जो डिफेक्ट है, इस तरह के जो क्रिस्टल बनेंगे, इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी इन द इंटरस्टिशियल पॉइंट, दैट इज व्हेन द लिथियम इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड, लिथियम ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पॉइंट, एज अ रिजल्ट द डेंसिटी इंक्रीजेस। चलें, अब इसकी जो है ये है तो एक डिफेक्ट, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहाँ पे है जी, मेटेलिक एलॉयज बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की इम्प्योरिटी को। सो अदर एलिमेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ मेटेलिक क्रिस्टल टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एलॉय। इट इज द टू टाइप। तो आपको अब मेरे ख्याल से अंदाजा हो गया होगा कि एलॉय भी असल में क्या है, एक जो है वो क्रिस्टल डिफेक्ट ही है। ठीक है। जब मतलब लेटेस्ट पॉइंट में आप इरेगुलरिटी लाते हैं जानबूझकर, सो उसके नतीजे में हमारे पास मेटेलिक एलॉय बनते हैं। तो अब मेटेलिक एलॉय भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं जी, इंटरस्टिशियल एलॉय, इट इज एलॉय इन विच सम ऑफ द होल्स in the closed packed crystal are occupied by small atoms. For example, steel, in which the carbon atom occupies holes in the iron crystal. The presence of the interstitial atom changes the properties of the host metal. Thus, the pure iron is relatively soft, malleable, and ductile, while steel is harder, stronger, and less मोर रेजिस्टेंट टू द रस्ट। अच्छा, इंटरस्टिशियल एलॉय कौन से होते हैं कि हमारे इंटरस्टाइस तो मौजूद होते हैं किसी भी मेटल लेटस में या किसी भी क्रिस्टल लेटस में, तो इन इंटरस्टाइसिस में जब हमारे फॉरेन पार्टिकल आकर उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सो एज अ रिजल्ट जो मेटेलिक जो हमारे पास बनता है, जो क्या कहते हैं इम्प्योरिटी बनती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एलॉय। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टील है। स्टील में हम क्या करते हैं कि आयरन में हमारे पास ऑलरेडी इंटरस्टाइसिस मौजूद होते हैं और कार्बन हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कार्बन का साइज छोटा है, आयरन का बड़ा है, तो वो क्या करता है कि मेटल के इंटरस्टाइसिस में जो है वो समा जाता है, और एज अ रिजल्ट जो होस्ट मेटल है उसकी प्रॉपर्टी से स्टील की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जो आयरन है वो रिलेटिवली सॉफ्ट भी होता है, मिलायबल यानी कि डक्टाइल, शाइन भी होता है, उसमें लस्टर भी होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जबकि इसके मुकाबले में स्टील जो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें वो लस्टर और शाइन उस तरह नहीं होता, और जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए भी रेजिस्टेंट होता है और रस्टिंग के लिए भी रेजिस्टेंट होता है। चलिए दूसरी टाइप पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन एलॉय कौन से होते हैं, द एलॉय इन विच द आयंस ऑफ द क्रिस्टल्स आर रिप्लेस्ड बाय द अदर मेटल आयन ऑफ द सेम साइज। तो ये वाले हमारे पास एलॉय किस तरह बनते हैं कि जब पूरा का पूरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है या एटमाइन मॉलिक्यूल जो है उसको आप रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर लें किसी आने वाले फॉरेन कंस्टिट्यूएंट एटम के साथ, तो इस तरह का जो मेटेलिक एलॉय बनता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एलॉय। तो चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट टाइप है जो नॉन स्टिचोमेट्रिक सॉलिड्स हैं और साथ में नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।